गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मैं मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहा हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को अगर जेई नीट और बोर्ड्स के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए और एक स्ट्रेटेजी, अच्छी बुक्स एंड प्रॉपर जिसको बोलना चाहिए गाइडेंस चाहिए, तो गाइस मेरा दूसरा चैनल मृत्युंजय पंड्या, प्लीज उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, हम लोगों ने जो ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन बनाया है गूगल प्ले स्टोर पर, उस पर इस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो वहां से ले लें, अदरवाइज आप लोग खुद ही नोट्स बनाएं, वो भी बहुत बेहतरीन है। और उस एप्लीकेशन पर हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टूडेंट्स जेई नीट एंड बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और अच्छे एमसीक्यूज और अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते हैं कि आज मैं ऑल इंडिया लेवल पर कहां खड़ा हूं, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ग्रेविटी ऐप डाउनलोड करना है, बैच पर क्लिक करना है और क्लास 11th बैच को ज्वाइन करना है। बैच कोड डाल के, बैच कोड है क्विजर। अगर आपको डिटेल चाहिए बैच कोड की तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रेविटी सर्कल का एप्लीकेशन का लिंक, मेरे दूसरे चैनल मृत्युंजय पंड्या का लिंक और दोनों क्लास 11th एंड 12th के बैच कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन करे हुए हैं। तीसरी खास बात गाइस, ग्रेविटी सर्कल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है। उसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों को पता नहीं चलता कि मैं नए सेशन के वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को ओल्ड सेशन के वीडियोस भी दिखते हैं। नए सेशन के वीडियोस में आपको नोट्स, आप लोगों को टेस्ट सीरीज, एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी जो प्रीवियस वीडियो देखने पर नहीं मिलती है। तो अगर आप ये नया वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, भले ही एग्जाम तक के लिए सब्सक्राइब करो फिर हट जाना, आपके बेनिफिशियल, आपके बेनिफिट्स के लिए बोल रहा हूं। चलिए गाइस, तो शुरू करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर और बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और हम लोग यहां पर देखेंगे कि किसी भी मैटर का जो फिजिकल स्टेट होता है, प्यारे बच्चों, किसी भी मैटर का जो फिजिकल स्टेट होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि एक मैटर के जो यूजुअली 3 फिजिकल स्टेट देखने को मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो 2 फोर्सेस की वजह से होते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ 2 फोर्स। पहला फोर्स इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी जो पहला फोर्स काम करता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एंड जो दूसरा फोर्स या जो दूसरा जिसको बोलना चाहिए फैक्टर, इस थर्मल एनर्जी, इस थर्मल एनर्जी। मतलब अगर आपको एक मैटर सॉलिड फॉर्म में चाहिए, लिक्विड फॉर्म में चाहिए या गैसियस फॉर्म में चाहिए, तो आप लोगों को किसी भी मैटर के किसी भी फिजिकल स्टेट के लिए इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक फोर्सेस के बीच में एक बैलेंस बना के रखना होगा, तभी आपको एक मैटर का फिजिकल स्टेट देखने को मिलेगा। तो किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट इज बेसिकली is based on the physical state of a matter is based on the balance, is based on the balance between thermal energy and intermolecular forces। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मेरे साथ एक बार आप रिपीट करोगे? चलिए प्यारे बच्चों, सब मेरे साथ एक बार रिपीट करो कि किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट, यानी उसका सॉलिड फॉर्म, यानी कि उसका लिक्विड फॉर्म या उसका गैस फॉर्म, किसी भी मैटर के जो फिजिकल स्टेट्स होती है वो किन चीजों पर डिपेंड करती है? वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा थर्मल एनर्जी। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब क्या और थर्मल एनर्जी मतलब क्या? तो अब हम लोग वहीं शुरू करने वाले हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है? चलिए, और अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नाउ वी हैव टू स्टडी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अरे मेरे प्यारे दुर्योधनों और सूखे टमाटर के लाल लाल बीजों, क्या तुम्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शुरू करना है? हाथ ऊंचा करके बोलो, हाँ साले जल्दी पड़ा। चलिए, तो बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। नाउ गाइस, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वो सोचते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
सिर्फ एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो डाउट दे आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। समझ में आ रही है? यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कभी भी सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस समझने की गलती मत करना। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट acts in between the molecules और एटम्स। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर आप ये एटम लिख रहे हो तो क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड जैसे हैं? नहीं। तो यहां पर ये जो मैंने एटम लिखा है, ये एटम में सिर्फ नोबल गैसेस के लिए लिख रहा हूं। ये जो एटम मैंने लिखा है नोबल गैसेस के लिए, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं नोबल गैसेस तो मॉलिक्यूल बनाती नहीं है, तो उनके बीच में भी तो कुछ फोर्स होंगे ना, क्योंकि नोबल गैसेस भी गैस के फॉर्म में है और गैस एक तरीके का मैटर है। और अगर कोई चीज मैटर है तो भैया कुछ ना कुछ फोर्स तो काम कर रहे होंगे ना, अलग अलग मॉलिक्यूल को जोड़े रखने के लिए, तभी तो गैस के फॉर्म में। गैस कोई अकेला एटम थोड़ी है, वो तो बल्क प्रॉपर्टी है। तो बल्क प्रॉपर्टी होने की वजह से एटम के बीच में भी कुछ फोर्स होंगे, इसलिए हमें उन्हें पढ़ना जरूरी है। तो क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम कर रहे हैं उसे बोला जाता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो काम कराया जाता है उसे बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहां पर एक बात आप सब स्टार बना के लिखिएगा, दैट दीज फोर्सेस आर नॉट, these forces are not, क्या है ये? these forces are not electrostatic force of attraction, these forces are not electrostatic forces that is covalent और आयोनिक बॉन्ड्स। यानी कि ये फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं है जो कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड बनाने का काम करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हो अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मानो। ऐसा नहीं करना है। इस बात को स्टार बनाकर अपनी कॉपीज में, अपने नोट्स में लिखिएगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं होते। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का काम कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड बनाना नहीं होता, क्योंकि ये जो फोर्सेस होते हैं, ये फोर्सेस कौन से होते हैं? दीज आर इंटर अटोमिक फोर्सेस, दीज आर इंटर अटोमिक, या मैं कहूं इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी मॉलिक्यूल के अंदर। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। सो दीज आर इंटर अटोमिक और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन हम लोग तो क्या पढ़ रहे हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। व्हाट आर इंटर? दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जो काम कर रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए, तो यहां तक इस पॉइंट को पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ एक बात हम लोग लिखेंगे, एक डच साइंटिस्ट थे, देयर वॉज अ डच साइंटिस्ट जिनका नाम था वेन डेर वॉल। एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वेंडर वॉल, और इनके सिग्निफिकेंट कामों को देखते हुए इन्होंने गैसेस के ऊपर, प्यारे बच्चों, बहुत काम किया था। गैसेस के नेचर को समझने के लिए बहुत मेहनत करी थी। तो डच साइंटिस्ट को, जिनका नाम था वेंडर वॉल, टू ऑनर हिम, यानी इनको एक ऑनर देने के लिए, इनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए, इन फोर्सेस को, दीज फोर्सेस वर नेम्ड एज वेंडर वॉल फोर्सेस, वर नेम्ड एज वेंडर वॉल फोर्सेस। बाद में इन फोर्सेस का नाम बदल के क्या रख दिया गया? वेंडर वॉल फोर्सेस। क्या ये चीज क्लियर है? पक्की बात? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? फटाफट नोट कीजिए इतना।
हो गया मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? बढ़िया तरीके से क्लियर। चलिए, तो क्या अब हम लोग यहाँ पर वेंडर वॉल फोर्सेस यानी कि हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग यहां पर हमारा सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या सबसे पहला वेंडर वॉल फोर्स जो हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस या इसे बोला जाता है लंदन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस, ठीक है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, ये एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लंदन, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो इसीलिए इन फोर्सेस का नाम लंदन फोर्सेस रख दिया गया, बिकॉज दिस फोर्सेस वर स्टडीड बाय एंड एक्सप्लेन्ड बाय अ साइंटिस्ट जिसका सरनेम था लंदन। क्या यहां तक कोई दिक्कत? पक्की बात। नाउ आगे बढ़ने से पहले क्या आप लोग पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं? वैसे तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर, यानी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग कुछ दिन पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों ने पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, डायपोल मोमेंट सीखा था, है ना। तो बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट म्यू 0 के बराबर ना हो, एंड पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट 0 हो। हमने देखा था कि जो डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शनल होती है ये। और पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस, पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट हैव पार्शियल पॉजिटिव एंड partial negative charge accumulated on two opposite ends। ठीक है, पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके दो अपोजिट एंड्स पर पार्शियल चार्ज इकट्ठा हो जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल चार्ज? दिस पार्शियल चार्ज का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जिसे हम लोग डेल्टा पॉजिटिव से लिखते हैं, ये छोटा होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से। व्हाट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम? आप हमेशा इसे -1 से लिखते हैं, बिकॉज दिस इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपने देखा होगा कि अगर आपका सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो Na पॉजिटिव गेन कर लेता है, और वहीं पर क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो Cl नेगेटिव गेन कर लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के गेन करने की वजह से उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन के खो जाने की वजह से उस पर +1 चार्ज आ गया। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को या तो आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम से लिखेंगे, माइनस साइन आएगा, और ये होगा -1। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम या +1 से, सॉरी, छोटा होगा। मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है 0.5 हो सकता है 0.6 हो सकता है 0.7 हो सकता है 0.9 हो सकता है 0.95 हो सकता है 0.2 हो। मतलब ये इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन +1 से छोटी होगी। +1 से छोटी होने का मतलब है पूरा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। पोलर कंपाउंड्स के ऊपर कभी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, पार्शियल होगा। ठीक उसी तरह अगर आपके पास में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इफ यू हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेल नेगेटिव, तो ये जो वैल्यू होगी ये -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम और -1 से छोटी होगी। समझ में आ गई बात? मतलब डेल्टा नेगेटिव हो सकता है -0.5 हो, -0.9 हो, -0.8 हो, इस तरीके से कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं होगा।
ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयोनिक बॉन्ड। लेकिन ये कंपाउंड जिन पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कभी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए कंप्लीट पॉजिटिव एंड कंप्लीट नेगेटिव चार्ज चाहिए, लेकिन इन कंपाउंड्स के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं होता। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो आप लोगों को यहां पर पोलर कंपाउंड्स के बारे में एक चीज पता चल गई अच्छे तरीके से। तो ये एक मॉलिक्यूल होगा, ये एक मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो बेटा अभी राइट नाउ क्या होगा, शुरुआत में हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके क्लोरीन का है। ऑब्वियसली क्लोरीन क्योंकि बड़ा एटम है, इसलिए मैंने उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी थोड़ा बड़ा बनाया है। तो ये आपके क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया और ये आपके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। लेकिन क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा। तो आप देखिए वेक्टर क्वांटिटी हमेशा ऐसी लिखी जाती है। तो ये मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी लगा दी इस पर, यानी डाइपोल बना दिया, इस तरीके से डाइपोल क्रिएट होगा। तो अब क्या होगा, इस डाइपोल क्रिएट होने की वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। और क्या होगा, अब आपको दिखेगा हाइड्रोजन थोड़ा सा पिचक गया है, हाइड्रोजन थोड़ा सा पिचक गया है और आपके क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो गया है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो ये जो आपके सामने अब चीज क्रिएट हुई है, यहां पर आप देखिए कि क्लोरीन ने इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया है, अपनी ओर खसका लिया है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। पार्शियल का मतलब क्या है, क्लोरीन डू नॉट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली टूवर्ड्स इटसेल्फ, कंप्लीटली टूवर्ड्स इटसेल्फ, कंप्लीटली अपनी ओर नहीं खींचेगा, सिर्फ हल्का सा अपनी ओर खसकाएगा। समझ में आ गई बात? इसलिए हल्का सा खींचने की वजह से इस पर हल्का सा नेगेटिव और इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, तो इसे बोला जाता है पोलर कंपाउंड्स। दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज पोलर कंपाउंड्स। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? एंड नॉन पोलर के अंदर ये चीज नहीं होगी। मतलब यहां पर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रॉपरली अपनी पोजीशन पर होंगे और इसी वजह से इसके ऊपर कोई नेट मूवमेंट ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का म्यू की वैल्यू 0 रहेगी। ये पोलर और नॉन पोलर मैंने आपको एक बार वापस से हल्का सा समझा दिया। डिटेल में अगर पढ़ना हो तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट खोलनी पड़ेगी आपको, सेशन 2020 एंड 21 की, और उस पर जाकर चेक करो। डाइपोल मोमेंट बहुत अच्छे तरीके से, पोलैरिटी 3 वीडियोस लेके समझाइए। तो पहले जरा इतना नोट कर लो जल्दी से, ठीक है बच्चों? पोलैरिटी एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बेसिक सा आइडिया मैंने दे दिया, क्योंकि जो भी टॉपिक में चालू करवाता हूं और अगर पहले पढ़ा चुका होता हूं तो मुझे ऐसा नहीं पसंद आता कि यार प्यारे बच्चों तुम वहां जाके पढ़ लेना, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे कितनी मेहनत करेंगे, इसलिए एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए, हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्पर्जन फोर्सेस को लंडन फोर्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे एक जर्मन अंकल थे, नहीं जर्मन साइंटिस्ट थे, सॉरी, एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रिट्ज लंडन। ये उनके नाम पर रखा गया है क्योंकि इन्होंने हमें इस फोर्स के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है ना? व्हाट आर डिस्पर्जन फोर्सेस या व्हाट आर लंडन फोर्सेस? तो सबसे पहली बात इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, दीज आर द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर रिपल्शन का कोई काम नहीं प्यारे बच्चों। तो जैसा मैंने आपको सिखाया था कि जो आपके वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, जो आपके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होते हैं। लेकिन हम लोग जो सबसे पहला टाइप पढ़ रहे हैं यानी डिस्पर्जन फोर्सेस, ये सिर्फ अट्रैक्शन का काम करेंगे। ये वेंडर वॉल फोर्सेस हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, लेकिन ये सिर्फ कौन सा काम करेंगे? अट्रैक्शन का। रिपल्शन कौन से होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। It acts only in between
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में और नॉन पोलर एटम्स के बीच में काम करते हैं। दैट दीज एक्ट ओनली इन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एटम। दैट इज इन लोगों का डाइपोल कितना होना चाहिए, इन लोगों का डाइपोल कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, इनका डाइपोल होना चाहिए 0। क्या यह बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो अब जब पोलैरिटी 0 है, डाइपोल मोमेंट 0 है, तो फिर अट्रैक्शन कैसे होगा? तो देखिए क्या होता है, इन्होंने हमें समझाया कि लेट से आपके पास में एक एटम है, मैं एक एटम कंसीडर कर रहा हूं, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये आपके एटम का न्यूक्लियस है जो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इस न्यूक्लियस के आसपास इसका एक अच्छा खासा प्यारा सा सुंदर सा गोल मटोल सा स्फेरिकल सा गोलू मोलू सा उजू गुजू 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 बुलू 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 सा कुछ तो भी बोल लो, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। आप देख रहे हो इसका अच्छा खासा एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बिल्कुल स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, या आप एक मॉलिक्यूल मान लो, इसको कुछ भी मान लो, तो मॉलिक्यूल के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है ये इसके आसपास घूम रहे हैं। तो यहां पर अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इस मॉलिक्यूल के अंदर एक कितनी अच्छी सिमेट्री बनी हुई है। याद करो अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, तब मैंने क्या सिखाया था कि जब दो एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, जब दो एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो स्टेबल होता है। कुछ ऐसा ही यहां पर भी माना गया है कि कोई एक मॉलिक्यूल है या कोई एक एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है या आपके मॉलिक्यूल के न्यूक्लियसेस हैं, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे, तो वो न्यूक्लियस बीचों बीच सेंटर में है और चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन ने उनको इक्वली सराउंड किया है। तो यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी पोलैरिटी नहीं है, क्योंकि पोलैरिटी कब आती है, जब पॉजिटिव चार्ज एक एंड पर इकट्ठा हो जाए और नेगेटिव चार्ज एक एंड पर इकट्ठा हो जाए। लेकिन यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज बीच में है और चारों तरफ से नेगेटिव ने उसको घेर रखा है, मतलब यहां पर न्यूट्रलिटी है। ठीक है, तो ये आपका एटम ए हो गया। सिमिलरली आपके पास में एक दूसरा मॉलिक्यूल भी है, एक दूसरा मॉलिक्यूल भी है, ये सेम टाइप का भी हो सकता है, ये डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। बस शर्त ये है कि ये भी कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर। तो इसको अपना नाम दे दिया, दिस इज आपका एटम या मॉलिक्यूल बी। ये भी राइट नाउ कैसा है, नॉन पोलर नेचर का। तो अब ये दोनों नॉन पोलर एटम्स हैं, बोथ ऑफ देम आर नॉन पोलर इन नेचर। अब क्या होता है, आप एक बात मान के चलो कि इन एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जैसे कि हाई मैग्नेटिक पावर, हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, यानी ऐसी कोई सी भी एडवर्स कंडीशन बोल लो या बहुत जिसको बोलना चाहिए ड्रास्टिक कंडीशन बोल लो, उन कंडीशंस के अंदर कभी कभी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी टेम्पररीली डाइपोल अचीव कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट नोट करेंगे, यहां पर मैं स्टार बना के एक पॉइंट लिखूंगा दैट sometimes in drastic conditions, sometimes in drastic conditions these non-polar molecules may attain or achieve क्या अटेन करेंगे, क्या अचीव करेंगे, टेम्पररी डायपोल। क्या अचीव करेंगे, एक टेम्पररी डायपोल अचीव करेंगे, एक टेम्पररी डायपोल अचीव करेंगे, मतलब कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए इनके अंदर डायपोल आ जाएगा। अब डायपोल कब आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने इस एटम के पास एक बहुत खतरनाक जिसको बोलना चाहिए एक बहुत खतरनाक
चार्ज लेकर गया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी तरफ में चार्ज लेकर गया। अब चार्ज जब लेकर गया तो इस मॉलिक्यूल के आसपास नेगेटिव चार्ज ने इसे घेर रखा है। तो इस मॉलिक्यूल के पास में जब वो हाई चार्ज वाली बॉडी जाएगी या जब हाई इलेक्ट्रिसिटी इसकी तरफ जाएगी तो नेगेटिव नेगेटिव में अट्रैक्ट रिपल्शन की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड पीछे धकेल दिया जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तो अंदर ही रहेगी, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पीछे धकेल दिया जाएगा। मतलब क्या होगा, पहले नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस को इवनली घेर रखा था, लेकिन जैसे इसकी तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज आया, जैसे ही इस मॉलिक्यूल की तरफ हाई नेगेटिव चार्ज आया, अंदर का पॉजिटिव बोलेगा वाह वाह नेगेटिव आ रहा है, मैं तो उसकी तरफ जाऊंगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, ओ तेरी नेगेटिव चार्ज, भागो 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 भागो। तो क्या होगा, पॉजिटिव आगे आ जाएगा और नेगेटिव पीछे चले जाएगा। अब इस वजह से क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल के एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ये सब पीछे चले गए, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे तरीके से? पक्की बात। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल डायपोल वाला इसके पास जाएगा, अब ये दोनों पास पास में है, इनके बीच का जैसे डिस्टेंस कम होगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री पर आ गया है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सोचो, आप खुद सोचो, इसका पॉजिटिव चार्ज इस बी नाम के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर नहीं खींचेगा क्या? पक्की बात खींचेगा। और इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका न्यूक्लियस भी फिर इससे दूर हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके करीब चले जाएंगे। समझ गए बात को? क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके करीब चले गए। ये हो गया आपका एटम बी। तो अब आपने देखा कि अचानक से नॉन पोलर मॉलिक्यूल ने टेम्पररी डायपोल अचीव कर लिया और अब इन दोनों एटम्स के बीच में टेम्पररी डायपोल की वजह से इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो टेम्पररी फोर्स डेवलप हुआ है, इसी फोर्स को लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स बोला जाता है। डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स इसे बोला जाता है। तो ये फोर्स कब काम करता है, आपको समझ में आया प्यारे बच्चों? प्लीज इसको नोट करो जल्दी से। समझ में आ गया ना? पक्के तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इसकी डेफिनेशन में नीचे लिख देता हूं। तो व्हाट आर लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस? तो हम बोलेंगे दीज आर द अट्रैक्टिव बट वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that are taking place in between non-polar molecules that have achieved a temporary dipole that have achieved a temporary dipole। जो टेम्पररी डायपोल अचीव करते हैं उनके बीच में ये हल्का सा फोर्स काम करता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज लंदन फोर्सेस। ये सबसे वीकेस्ट होते हैं, सबसे कमजोर होते हैं, क्योंकि बेटा ये जो दोनों एटम डायपोल भी अचीव कर रहे हैं वो कैसा है, टेम्पररी। कुछ देर होगा फिर खत्म, फिर होगा फिर खत्म, फिर होगा फिर खत्म। तो इतना कमजोर बॉन्ड, इतना कमजोर फोर्स यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? देख लीजिए प्यारे बच्चों इसको अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। पक्की बात? चलो, ये क्या मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन रब कर सकता हूं? चलिए, मैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अदरवाइज में 10 सेकेंड 15 सेकेंड पीछे जाके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां पर सवाल आता है कि ये फोर्सेस काम कहां करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये फोर्सेस काम करेंगे हीलियम गैस के अंदर, ये फोर्सेस काम करेंगे नियॉन के अंदर, आर्गन के अंदर, क्रिप्टॉन के अंदर,
जेनॉन के अंदर, यानी यूजुअली आपकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं ये उनके अंदर काम करेगी। उसके अलावा ये काम करेगा O2 के अंदर, N2 के अंदर, H2 के अंदर, F2 के अंदर एक्सेट्रा, यानी जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं। बेटा इनर्ट गैसेस का मतलब ये गैसेस किसी के साथ रूम टेम्परेचर पर आसानी से रिएक्शन नहीं करने वाली, क्योंकि ये गैसेस बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो अब इसका इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है, कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है, तो अब ये ज्यादा रिएक्शन नहीं करेगा। फ्लोरीन एक एक्सेप्शनल केस है, फ्लोरीन जल्दी रिएक्शन करेगा, तो Cl2 हो गया। तो ये सब क्या होगा? इनर्ट होगा। तो अब इनके बीच में जो फोर्सेस काम करेंगे वो डिस्पर्जन फोर्सेस काम करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ये सभी के सभी नॉन पोलर होते हैं, इनका म्यू 0 होता है। चाहो तो देख लो भाई, O2 के अंदर क्या है? दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, ये न्यूक्लियस खींच लेगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। ऐसा थोड़ी होगा भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स अगर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की पावर भी सेम होगी। ठीक है, पक्की बात। अच्छा, यहां पर एक चीज और डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरैक्शन एनर्जी। इंटरैक्शन एनर्जी, बेटा इंटरैक्शन एनर्जी का मतलब होता है इट इज द एनर्जी डेवलप्ड बिटवीन टू डायपोल्स। क्या बोलेंगे? इंटरैक्शन एनर्जी का मतलब क्या होता है? इट इज द एनर्जी डेवलप्ड, इट इज द एनर्जी डेवलप्ड बिटवीन टू डायपोल्स। आपके जो दो डायपोल्स है उनके बीच में जो एनर्जी डेवलप हुई है उससे बोला जाता है, जैसे एक डायपोल ये हो गया, एक डायपोल ये हो गया, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को अपन दो अलग अलग डायपोल बोल रहे हैं। तो इंटरैक्शन एनर्जी अगर यहां पर अपन देखें तो डिस्पर्जन एनर्जी की इंटरैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द पावर 6, वेयर r क्या है? r इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू डायपोल्स, या दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो r से डिनोट किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपके इन दो डायपोल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा तो इंटरैक्शन एनर्जी कम हो जाएगी। समझ गए? जितना r बढ़ाओगे उतनी इंटरैक्शन एनर्जी को कम होता हुआ पाओगे। क्या ये डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली? गाइस जरा स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, ताकि मैं रब कर सकूं। थोड़ा सा मुझे एक पॉइंट यहां पर प्लीज आपको नोट कराना है, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी। ठीक है, नाउ क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, ये सिखाना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप लोगों ने आर को बढ़ाया तो इंटरैक्शन एनर्जी इनवर्स होने की वजह से डिक्रीज होगी। समझ गए? दैट मीन्स देयरफॉर स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू एटम्स या मॉलिक्यूल्स। भाई एटम वर्ड क्यों लिखा मैं बार बार बता रहा हूं, हाइड्रोजन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जैसी नोबल गैसेस के लिए एटम, एंड मॉलिक्यूल आपके ये मॉलिक्यूल्स के लिए। तो स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम और मॉलिक्यूल, more will be the इंटरैक्शन एनर्जी। मतलब उतना ज्यादा इंटरैक्शन होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, उतना ज्यादा अच्छा बॉन्ड काम करेगा, उतना ज्यादा अच्छा फोर्स काम करेगा। यानी कि अगर आपको दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पास रखना है, अगर आपको ये O2 को दूसरे O2 के पास रखना है, तो इन दोनों के बीच में लंडन फोर्स काम करेगा। तो ये लंडन फोर्स स्ट्रॉन्ग कब होगा? लंडन फोर्स स्ट्रॉन्ग कब होगा? सोचो, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, जब दोनों के बीच का जो रेट डिस्टेंस है ये कम होगा। तो डिस्टेंस जितना कम होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ये सीधा सा इस चीज का फंडा है। क्या ये चीज समझ में आ गई प्यारे बच्चों? एक बात हमेशा ध्यान रखना, दैट दीज फोर्सेस आर इफेक्टिव, these forces are effective only up to, कब तक इफेक्टिव होंगे? only up to
अप्रोक्सीमेटली 500 पिकोमीटर्स। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, यानी कि अगर आपके पास में एक Cl2 है, अगर आपके पास में एक Cl2 का मॉलिक्यूल है ये, और अगर दूसरा Cl2 का मॉलिक्यूल है ये, अगर ये दोनों Cl2 के मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस अगर मान लीजिए 600 पिकोमीटर्स हो गया, तो फिर ये वाले फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, यहां पर इफेक्टिव नहीं होंगे। लंदन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस यहां पर इफेक्टिव नहीं होंगे, यहां पर काम नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? These forces will not be effective, these forces will not be working when the distance between two molecules becomes more than 500 पिकोमीटर। क्योंकि कमजोर फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस में इतनी ताकत नहीं है कि दो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखे। क्यों? क्योंकि ना तो ये मॉलिक्यूल पोलर है, ना तो ये मॉलिक्यूल पोलर है। कभी कभी गलती से हल्का सा पोलैरिटी आ जाती है तो ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज खत्म। तो टेम्पररी डायपोल है, तो जितना करीब रहेंगे उतना बंधे रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स वीक है। तो जितना करीब रहोगे उतना अच्छा रहेगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ये ऐसा होगा कि आप एक मेले में घूम रहे हो, आप एक मेले में घूम रहे हो, एक आपका भाई इधर है राम और आपका दूसरा भाई इधर है लक्ष्मण। एक राम एक लक्ष्मण, आप दोनों भी बहुत छोटे छोटे हो, बहुत छोटू छोटू से हो, और आपके साथ में आपको लेकर मेले में आया है आपका छोटा भाई। मतलब आप इतने, आपका भाई इतना और आपका छोटा भाई और छोटा, और वो आप दोनों का हाथ पकड़ के आपको मेले में लाया है। राम भैया लक्ष्मण भैया मेले में चलेंगे। अबे जो तुमको लेकर आया वो इतना छोटा है, उसके खुद के घूमने के चांसेस है, वो तुम दोनों को मेले में पकड़ के कैसे रखेगा? तो अब बचे रहने का क्या ऑप्शन है कि राम और लक्ष्मण, वो अपना छोटा भाई उसका नाम रख लेते हैं भरत, तो राम लक्ष्मण और भरत तीनों चिपके रहे, तीनों बिल्कुल चिपक चिपक के ऐसे 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 चले, तो भरत भी सेफ रहेगा और राम लक्ष्मण भी सेफ रहेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी दूरी बनाई, थोड़ा सा इस दुकान पर देखने के लिए हो किया कि भरत भैया का आपसे हाथ छूटेगा, राम भैया अलग, लक्ष्मण भैया अलग, भरत भैया खत्म। समझ में आ रही है बात? ऐसी सिचुएशन है। तो ये हो गया आपका लंदन फोर्स। अब गाइस वीडियो की टाइमिंग थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है, तो अब हम लोग हमारे बचे हुए 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रिपल्सिव फोर्सेस, वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में आपको डाइपोल सिखा दिया, पोलैरिटी सिखा दी और एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये चीज कैसे काम कर रही है। बची हुई बात इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो, होप यू एंजॉयड द वीडियो। सब्सक्राइब द ग्रेविटी सर्कल चैनल और वीडियो को लाइक करना, मुझे याद करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, और शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से रखो सायोनारा।